तो ये सबसे सस्ती वाली जो एंट्री हैचबैक है वो कैसी लगी, कितनी रेडी आपको लग रही है? रेडी को हमें बताइएगा ट्विटर पर @क्रांति_NDTV के नाम से ट्वीट करके। और अब बढ़ते हैं उस गाड़ी की तरफ जिस सेगमेंट के बारे में चर्चा हम आमतौर पर कम ही करते हैं, और इसी वजह से आप अगर देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा फॉर्मल टाइप के कपड़े पहनकर आया हूँ, इस डर से कि कहीं गाड़ी मुझे अंदर बैठने से बिठाने से मना न कर दिखाए। हाँ, ये तो मजाक था। हम अब बढ़ते हैं आज क्रूज की ड्राइव पर। क्रूज का हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा जो डीजल गाड़ियों के ऊपर लगातार चल रही है, हम सभी देख रहे हैं। ऐसे में बड़े डीजल इंजन वाली गाड़ियों का भविष्य क्या है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जिस सेगमेंट में क्रूज है वहां पर भी एक इंटरेस्टिंग समस्या देखने को मिल रही है। वहां विकल्प बहुत कम हो गए हैं ग्राहकों के लिए, और ऐसे में क्रूज कहां स्टैंड करती है, आज हम चलाकर वही जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक गाड़ियां जो बाल बाल बची दिल्ली में डीजल बैन लगने से, उनमें से एक है ये कार। 2000 सीसी के ऊपर के इंजन से लैस डीजल गाड़ियों का भविष्य तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन 2 सीसी कम होने की वजह से इस कार पर वो बंदिश नहीं लगी। ये है शेवरले की क्रूज, उस सेगमेंट में जहां मौजूदगी कम है कारों की। एक वजह ये भी कह सकते हैं कि भारतीय ग्राहकों का एसयूवी प्रेम आजकल कुछ उफान पर है, और इस सेगमेंट में कुछ ज्यादा ही एसयूवीज खरीदी जा रही हैं। जो भी वजह हो, लेकिन 10 से 15 लाख के रेंज में देखें और सोचें तो टोयोटा कोरोला, ऑल्टिस और इलांट्रा को छोड़कर ज्यादा कोई नाम जहन में आता नहीं। तो एक तरफ टोयोटा का नाम है और सेगमेंट के मुताबिक नई कोरोला है, वहीं फ्लूइडिक डिजाइन में इलांट्रा है, और उस कंपटीशन के मुकाबले शेवरले क्या लेकर आई है अपने रिफ्रेश क्रूज में, आज उसी को चलाते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। बड़े सेडान सेगमेंट में आमतौर पर हम उस डिजाइन फिलॉसफी को नहीं देखते थे जिसके साथ क्रूज आई थी। जब पहली बार वो आई थी, काफी बोल्ड थी, काफी अग्रेसिव थी और स्पोर्टी भी थी, और सबसे खास उसका पहलू था उसका जो फ्रंट ग्रिल था, जो मुझे काफी आकर्षक उस वक्त लगता था, और वो उसके इंटरेस्टिंगली परफॉर्मेंस से भी काफी मैच करता था। काफी दमदार और मजेदार गाड़ी अपने सेगमेंट में थी अगर मैं क्रूज डीजल की बात करूं तो। लेकिन अब जब इसमें बदलाव आया, इसके चेहरे मोहरे को बदला गया, और खासकर ये जो फ्रंट ग्रिल वाला इलाका है वो अब पहले से थोड़ा सा ज्यादा शांत लगता है, थोड़ा सा सीरियस लग रहा है, थोड़ा सा टोन डाउन इस डिजाइन को किया गया है। तो पहला सवाल मेरे जहन में वही है कि क्या इसके परफॉर्मेंस को भी वैसा ही किया गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसका परफॉर्मेंस एक खास इसका यूएसपी मुझे हमेशा से लगता था। और आज हम क्रूज को चलाकर भी देखेंगे और साथ में अंदर बैठ के भी देखेंगे कि इसे अगर अपडेट किया कंपनी ने तो किस तरीके से किया है, अंदर क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। तो इस क्रूज में मैं बैठ गया हूँ, इसे स्टार्ट कर दिया है, और क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। लेकिन पहली चीज गर्मी के बारे में बात नहीं करनी थी, मुझे बात ये करनी थी कि मुझे अपडेटेड लग रही है। हाल फिलहाल में शेवरले की गाड़ियों में अब आदत हो गई है थोड़े से पैसे बचाओ फीचर्स या लुक की, लेकिन यहाँ पर जिस सेगमेंट की गाड़ी है वहाँ उसके साथ वफादारी निभाई है डिजाइनर्स ने। काफी प्रीमियम मुझे लग रहा है, काफी कंटेम्प्रेरी और अपडेटेड सा ये पूरा फील मुझे दे रही है। अगर मैं इसके सेंटर कंसोल की बात करूँ, ये ब्रश्ड जो मेटल फील है मुझे काफी आकर्षक लग रहा है, स्पोर्टी भी लग रहा है। जो बटन्स हैं, नॉब्स हैं, वो भी आकर्षक तरीके से उसका पूरा लेआउट है, और जो मल्टीमीडिया का जो यहाँ पर डिस्प्ले है वो भी मुझे काफी शार्प और अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल रहा है। कुछ लेयर्स हैं जहां आप ऊपर ग्रे है और बीच में बेज है, और अलग अलग पैटर्न के साथ यहाँ पर मेल जो है वो मुझे आकर्षक, कंटेम्प्रेरी, स्टाइलिश लग रहा है। यानी अपने सेगमेंट के हिसाब से मुझे मेरी कोई शिकायत यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ, बीच में थोड़ी सी और जगह होती कुछ रखने के लिए, या आर्मरेस्ट का साइज हो सकता है कि थोड़ा और बड़ा रहता तो और मजेदार ये अगली सीट होती। लेकिन फीचर्स, लुक के हिसाब से इम्प्रेसिव। पिछली सीट पर बैठते हैं, देखते हैं इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से पिछली सीट पर कितना आराम है। और अब दूसरे रो की यानी पिछले रो की कहानी, जहां पर हर बार मैं बैठता हूं किसी भी स्टोरी में तो मुझे बताना पड़ता है कि मेरी हाइट जो है वो लगभग 6.25 फीट की है, और इस वजह से जो जगह है वो मेरे लिए तो काफी कम लग रही है। आपको उस हिसाब से समझना पड़ेगा। लेकिन जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से अगर मैं कहूं तो मुझे हेडरूम और नी रूम की समस्या तो किसी भी एवरेज इंडियन के लिए लग रही है, क्योंकि इसकी कीमत या जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से, जैसे मैंने कहा। बाकी थाई सपोर्ट अच्छा है, कुशनी आपको सीट मिलेगा, आर्मरेस्ट भी है और बैक सपोर्ट भी अच्छा है। लेकिन वही नी रूम और
हेडरूम में थोड़ी सी और बेहतरी की गुंजाइश तो थी, कम से कम क्रूज़ में। अब यही वो जगह है जो बची हुई है बताने के लिए, और काफ़ी जगह, बूट स्पेस काफ़ी है। अब चलते हैं इसके ड्राइव पर। तो बाहर जो लुक में फील आई थी, यानी पुरानी क्रूज़ जो बोल्ड हैप्पी गो लकी टाइप की पैकेज थी, उसके मुकाबले जो नई क्रूज़ है वो आपको सोफिस्टिकेटेड, थोड़ी सी टोन डाउन लगेगी। ड्राइव में भी मुझे वही महसूस हो रहा है। ताकतवर है, तेज रफ्तार जाती है, बहुत अच्छी पकड़ के साथ और ठोस हैंडलिंग के साथ जाती है, जो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन जो रोमांच मुझे पुरानी क्रूज़ में महसूस होता था, वैसा वाला रोमांच थोड़ा सा मुझे अब शांत लग रहा है। तो थोड़े सोफिस्टिकेटेड शांत टाइप के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शायद इसे ज़्यादा कंपनी ने तैयार करने की कोशिश की है, और जो मुझे उसके ड्राइव में भी महसूस हो रहा है। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग है और अपने सेगमेंट के हिसाब से अभी भी मज़ेदार तो है। क्रूज का आंकड़ा ऐसा है जो किसी भी ड्राइविंग के शौकीन को खुश करेगा। 1998 सीसी के इंजन से ताकत निकलती है 164 bhp और टॉर्क है 360 न्यूटन-मीटर। इन आंकड़ों के साथ इसकी माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन की लगभग 18 किलोमीटर प्रति लीटर की बताई जा रही है और ऑटोमेटिक वर्जन लगभग 15 का माइलेज दे रहा है। क्रूज अपने मैनुअल अवतार में 14 से 16.5 लाख रुपए के रेंज में आती है, वहीं लगभग 17.5 लाख रुपए में ऑटोमेटिक वर्जन आ रहा है।